नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 10 हैबिट्स के बारे में जो कि ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट के साथ जब दिए जाते हैं तो ईईसीपी ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स लगभग 3 से लेकर 5 गुना तक बेहतर हो जाते हैं। अगर आप इन हैबिट्स को अपने ईईसीपी ट्रीटमेंट के साथ ऐड करते हैं तो डेफिनेटली जो आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं वो एक नॉर्मल ईसीपी के पेशेंट से बेटर रिजल्ट आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये हैबिट्स क्या करती हैं। देखिए, ईईसीपी यूएसए एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जो कि हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को दिया जाता है। जबकि हार्ट की बीमारी एक लाइफस्टाइल की बीमारी है जो कि हमारे खाने पीने और हमारे दिनचर्या में असंतुलन की वजह से होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ईसीपी के साथ ही ये सारी की सारी हैबिट्स फॉलो करें, ये इन जनरल भी सभी को ये फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर हम ईसीपी ट्रीटमेंट के साथ अगर इन हैबिट्स को यूज़ करते हैं, हम इसके साथ में ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि ईईसीपी का काम होता है हमारे हार्ट के अंदर और बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाना। जब इन हैबिट्स के साथ में ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो नेचुरली जो ईईसीपी का आफ्टर इफेक्ट है हमारे बॉडी में वो पहले से बेहतर होता है और हमारे हार्ट के अंदर जो कोलेट्रल्स बनने वाले हैं, जो नई आर्टरीज एक्टिवेट होने वाली हैं, वो पहले से बेहतर एक्टिवेट होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या लाइफस्टाइल और हमको डाइट से रिलेटेड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। जो सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है कि अगर हमने खाना खाया हुआ है, चाहे हमने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, लंच किया हुआ है या डिनर किया हुआ है, तो उसके कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी का बहुत सारा ब्लड फ्लो जो है हमारा पेट ब्लॉक कर लेता है, खाने को पचाने में लग जाता है। और अगर इस बीच में हम ईसीपी ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारी ब्लड सप्लाई जो कि कायदे से हमारे हार्ट के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, वो अवेलेबल नहीं हो पाती। इससे ईसीपी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर हमने कुछ खाना खाया है तो उसके कम से कम 2.5 से 3 घंटे के बाद ही हम ईसीपी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। अगर हमने कुछ हल्का फुल्का खाया हुआ है, लेट्स से अगर हमने फ्रूट्स खाए हुए हैं या हमने स्प्राउट्स खाए हुए हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे हमारा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई को ब्लॉक नहीं करता है। लेकिन अगर हमने लंच किया हुआ या ब्रेकफास्ट किया हुआ या हमने कोई हैवी स्नैक्स लिया हुआ है तो उसके बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटे के बाद ही ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा जो एडवाइस ये होता है कि हमको जब हमारा ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस बीच में हम करीब 14 घंटे की फास्टिंग ज़रूर मेंटेन करें। 14 नहीं तो कम से कम 13, लेकिन 13 से 14 घंटे की कम से कम फास्टिंग मेंटेन करनी चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं तो हमारे लिए और अच्छा है। उसके पीछे कारण ये होता है कि जब 13 से 14 घंटे के बीच में हमारे पेट में कोई खाना नहीं जाता तो उस टाइम पे हमारे हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं होता है। और ये जो 13 से 14 घंटे की फास्टिंग है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, जो मिनिमम 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, हमारी बॉडी अपने आप फैट बर्निंग मैकेनिज्म में चली जाती है और हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा लिपिड पड़े होते हैं जैसे फैट है उसको एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल की तरह यूज़ करने लगती है और उसको बर्न करके कंज्यूम कर लेती है। इसके अलावा जो तीसरा रिकमेंडेशन होता है वो ये होता है कि हमको हर दिन कम से कम 3 तरह के स्प्राउट्स खाने चाहिए। और इन स्प्राउट्स में जो मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन होता है वो होता है, आप अल्फ़ाल्फ़ा का स्प्राउट्स लें, आप मेथी का स्प्राउट्स लें और मूंग का स्प्राउट्स लें। तो अल्फ़ाल्फ़ा आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, मेथी भी आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं और मूंग का स्प्राउट्स आप 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। तो ये स्प्राउट्स क्या करते हैं, बेसिकली हमारे बॉडी में जो नई आर्टरीज बनने की जो प्रोसेस होती है, रेट होती है, जिसको हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं, उसको बहुत तेज़ी से फास्ट कर देती है। खासतौर से जिनकी एज अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट नहीं है, लगभग किसी के 65 या 70 के नीचे नहीं है, तो वो पेशेंट रॉ ले सकते हैं। और अगर किसी की एज ज़्यादा है या अगर आपकी एज कम भी है तो और किसी को अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आप इसको हल्का सा स्टीम करके ले सकते हैं। पर आप एक बार ट्राई करके देखें, अगर आपको रॉ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रॉ के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको पका करके आप स्टीम करके लें। लेकिन क्या होता है कि कच्चे भोजन की वजह से हमारे शरीर में वायु का दोष बढ़ने लगता है, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को जॉइंट्स पेन होने लगता है और मसल्स में पेन होने के भी चांसेस होते हैं। तो रॉ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप रॉ खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एज ज़्यादा है और अगर आपके जॉइंट्स में पेन है तो आपको स्टीम करके खाना चाहिए। उसके बाद जो चौथी हैबिट है वो ये है कि ड्यूरिंग द ईईसीपी ट्रीटमेंट आप एक हैबिट बना लें कि आप कम से कम 10,000 कदम हर दिन वॉक करें। उसके पीछे कारण यह है कि वॉकिंग, जिसको कि हम एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी कहते हैं, लो इंटेंसिटी वर्कआउट भी कहते हैं, बेसिकली लो इंटेंसिटी वर्कआउट में हमारी बॉडी एक ऐसे एक्टिव स्टेट में चली जाती है जब हमारी बॉडी फैट को बर्न करती है। तो जो खासतौर से ब्लॉकेज वाले पेशेंट हैं, जिनको एंजाइना है, वो चाहते हैं कि हमारी ब्लॉकेज रिवर्स हो जाए। और हमारे खासतौर से जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेट ज़्यादा है तो हमारे बॉडी में विजरल फैट पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, उसके ऊपर से उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है कि जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होते हैं, जैसे आप डंबल्स उठाते हैं, आप रन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी
कार्बोहाइड्रेट को एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल की तरह यूज़ करना शुरू करती है। कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल की तरह बॉडी बर्न कर लेती है, तो उससे दिक्कत ये होती है कि अगर हमने एक बार हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लिया तो हमको क्रेविंग्स होने लगती है, हमको बार बार हमको भूख लगेगी और कुछ ना कुछ हम इसमें गलत खाना खा सकते हैं। तो लो इंटेंसिटी वर्कआउट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, खासतौर से हार्ट पेशेंट्स के लिए। अभी 2023 में यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो पेशेंट पर दिन 6000 और 9000 स्टेप्स चलते हैं, तो 6000 कदम चलने वाले पेशेंट्स को हार्ट अटैक का खतरा एक आम हार्ट पेशेंट की तुलना में लगभग 40% कम होता है। और जो पेशेंट्स लगभग 9000 कदम चलते हैं, ऐसे पेशेंट्स को लगभग हार्ट अटैक का खतरा 50% कम होता है। आजकल आपने देखा होगा कि कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि आपकी ट्रैकिंग करते हैं। अगर आप हर दिन 10,000 स्टेप्स वॉक करते हैं तो आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसमें भी वो आपको कुछ 30-40% का डिस्काउंट भी देते हैं। उसके पीछे कारण ये रिसर्च है, क्योंकि अब रिसर्च में ये प्रूफ किया गया है कि जो लो इंटेंसिटी वर्कआउट है, खासतौर से वॉकिंग, ये वॉकिंग करने से हमारे हार्ट का जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। केवल और केवल एक ऐसी हैबिट है जो हमारे इस रिस्क को कम कर देती है। तो ड्यूरिंग द ईसीपी अगर हम ये करते हैं तो वॉकिंग का एक फ़ायदा और होता है कि हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर प्रोडक्शन होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड डेफिनेटली हमारे बॉडी में नई आर्टरीज़ को खोलने के लिए, और इसके अलावा जो नई आर्टरीज़ को बनाने का काम, और जो पुरानी आर्टरीज़ हैं उसको चौड़ा करने का, जिसको हम आर्टेरियोजेनेसिस कहते हैं, इन सब चीज़ों में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ड्यूरिंग द ईसीपी जो लगभग 1.5 से 2 महीने तक चलता है, उस टाइम पर अगर आप अपनी ये हैबिट बना लेंगे तो जो आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा जो 5वीं हैबिट है वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह चाय पीने की बजाय या कोई ऐसा जिसको हम कहते हैं गलत फूड खाने की बजाय सुबह सुबह मॉर्निंग में एक हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक लेने का आदत डालिए। और इस लिस्ट में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है आप स्मूदी लीजिए, ग्रीन स्मूदी लीजिए। खासतौर से जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो ग्रीन स्मूदी है वो बेस्ट फूड है। ग्रीन स्मूदी को बनाने के लिए आप YouTube से सर्च कर सकते हैं कि ग्रीन स्मूदी को कैसे बनाया जाता है। ग्रीन स्मूदी एक बहुत ही आसान और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, जिसमें क्या होता है कि हमको पत्तियां खाने का ऑप्शन मिल जाता है। क्योंकि कच्ची पत्तियां आप ऐसे खाएंगे तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पत्तियां ना खा पाएँ, लेकिन जब स्मूदी के फॉर्म में आप लेते हैं तो स्मूदी में सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि पत्तियों को डाल करके हम ब्लेंडर में उसको पीस देते हैं। और ये पत्तियां जब हमारे बॉडी में चली जाती हैं, मिनिमम कितनी पत्तियां जानी चाहिए, जितना हमारा बॉडी का वेट है उतने ग्राम अगर हर दिन हमारे बॉडी में जाती हैं, तो ये पत्तियां एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती हैं। मतलब जो नई नसों के बनाने की प्रक्रिया है इसको ये फास्ट कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे हार्ट में जो नई नसें, क्योंकि ईईसीपी का काम क्या है, ईईसीपी का काम है हमारे हार्ट के अंदर जो पुरानी आर्टरीज हैं जो इनएक्टिव हैं उन आर्टरीज को एक्टिवेट कर देना, और इसके अलावा हज़ारों की तादाद में ऐसी नई नसों को बनाना। और जब हम ग्रीन स्मूदी लेते हैं तो ग्रीन स्मूदी का काम क्या होता है, ग्रीन स्मूदी की वजह से हमारे बॉडी में ये सारी पत्तियां मिल पाती हैं, आसानी से मिल पाती हैं, और जो हमारी नई नसें बनने का जो रेट है वो पहले से बेहतर हो जाता है, और जो पुरानी आर्टरीज हैं उसको भी चौड़ा करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो 6वीं हैबिट है वो ये है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप एक आदत पकड़ लें कि जो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, जो रेगुलर टाइम है, आप उस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दें। मतलब अगर आप मॉर्निंग में 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप 9, साढ़े 9 या 10 बजे कर दें, और जो अपना डिनर का टाइम है वो सूरज डूबने के पहले कर लें। और इसके साथ ही जो आप अनाज लेते हैं, जो ग्रेन्स लेते हैं, उसकी क्वांटिटी को आधा कर दीजिए, और सब्जियां और दाल जितनी मात्रा में आप ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी को डबल कर दीजिए। इसका मतलब अगर आप रोटी या चावल खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप क्या कर दीजिए, जस्ट आधा कर दीजिए। अगर आप 2 रोटी खाते थे तो आप 1 रोटी खाने लगिए। और एक रूल बना लीजिए कि अगर मुझे रोटी खानी है तो 1 रोटी के साथ 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, और अगर मुझे 2 रोटी खानी है तो 2 उसके साथ में 2 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी दाल। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं वो पहले से ज़्यादा मिलेंगे, और आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, और आपको उससे बेटर रिजल्ट आएंगे। इसके बाद जो 7वीं हैबिट है वो ये है कि जब आप ईसीपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक आदत बना लें कि शाम को खाना खाने के बाद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप बात करने के लिए करें, कुछ ऑडियो सुनना है उसके लिए करें, लेकिन बैठ करके ओटीटी में या यूट्यूब में किसी तरह का वीडियो ना देखें। और जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपके कमरे में हल्की येलो कलर की लाइट हो या हल्की रेड कलर की लाइट हो, अंधेरा हो तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट शाम होने के बाद जिस कमरे में आप रहते भी हैं उस कमरे में सफ़ेद रंग की और नीले रंग की रोशनी ना हो। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि एक स्लीप हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन अच्छे से होता है, और जब आप रात को सोते हैं तो आपकी स्लीप बेहतर क्वालिटी की होती है। और जब आपकी स्लीप बेहतर क्वालिटी की होती है तो क्या होता है, रात के टाइम पे जब हमारा बॉडी खुद को रिपेयर करने के लिए जाता है तो हमारा शरीर अपने शरीर की खुद से बेहतर मरम्मत कर पाता है। और जब ये
ये बेहतर मरम्मत कर पाता है, तो आपके बॉडी में जो एक प्रोसेस चल रहा है नई नसों को एक्टिवेट करना, जो पुरानी आर्टरीज हैं उसको एक्टिवेट करना और नई नसों के बनाने की प्रक्रिया वो पहले से बेहतर हो जाती है, जिससे जो आपको ईईसीपी के रिजल्ट आते हैं वो नॉर्मल से बेटर रिजल्ट आते हैं। इसके बाद जो 8वीं एडवाइस है वो ये है कि अगर गर्मी का मौसम है और आप ईईसीपी ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ईईसीपी ट्रीटमेंट लेते समय पे लेने के ठीक पहले अपने चेहरे को थोड़ा ठंडे पानी से वॉश कर लें। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में रिलैक्स हार्मोन्स ट्रिगर हो जाते हैं, रिलैक्स हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब आप ईसीपी ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेगी, और ज़्यादा रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, ड्यूरिंग द ईईसीपी आपके हार्ट को पहले से ज़्यादा ब्लड फ्लो अवेलेबल होगा, और जब पहले से ज़्यादा ब्लड फ्लो अवेलेबल होगा तो जो कोलेट्रल्स के बनने की प्रक्रिया है, जो नई नसों के बनने की प्रक्रिया है, वो पहले से ज़्यादा होगी, और इससे आपको जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बेटर आएंगे। इसके साथ में एक काम और भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ईईसीपी ट्रीटमेंट के ठीक पहले अगर आप बैठ करके 3 मिनट तक, जिसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। इनफैक्ट ये एक्टिविटी ऐसी है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं भी हैं या आप हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं तो आप इसको हर दिन फॉलो करें। डीप ब्रीदिंग में क्या होता है, हमको नाक से सांस लेनी है, फिर हमको होल्ड करना है, और फिर हमको नाक से ही सांस को छोड़ देना है। लेकिन इसमें ध्यान इस चीज़ का देना है कि डीप ब्रीदिंग कम से कम 5 सेकंड के लिए हम ब्रेथ को खींचें, इसके बाद कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, और फिर 5 सेकंड का टाइम हम कम से कम उसको एक्सहेल करने के लिए, मतलब कम से कम अगर हमारा एक ब्रेथ हो रहा है तो लगभग हमारा 15 सेकंड का कम से कम होना चाहिए। 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, डीप ब्रीदिंग में हमारे बॉडी में बहुत सारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, और हमारी बॉडी पूरी तरह से एक रिलैक्स स्टेट में चली जाती है, उसको इतना आराम मिलता है। और जब ये आराम मिलता है तो नॉर्मली, मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जिन लोगों की ईसीपी करना पॉसिबल नहीं हो पाता, उनकी ईसीजी डिटेक्ट नहीं होती है, उन पेशेंट्स को भी जब हम डीप ब्रीदिंग करके ईसीपी देते हैं तो उनकी ईसीजी अच्छे से चलने लगेगी। इससे होगा क्या, आपके ईसीजी के सिग्नल अच्छे से आएंगे, आपका मशीन का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत अच्छे से होगा, जो काउंटर पल्सेशन होगा वो बहुत अच्छे से डिलीवर होगा, और ड्यूरिंग द ईसीपी जो आपकी पल्स होगी वो कम होगी, क्योंकि आपका हार्ट रेस्टिंग मोड में चला जाता है। और जब हमारी बॉडी में पल्स रेट रिलेटिवली कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे हार्ट का जो रेस्टिंग अच्छा होता है तो फीलिंग अच्छे, लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग अच्छे से होती है। तो क्या होता है, हार्ट जब आउटपुट, जो हार्ट का आउटपुट होता है वो भी बेहतर होता है, और पूरे बॉडी में अच्छे से ब्लड सप्लाई डिलीवर हो पाती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि ईसीपी होने के ठीक पहले एक बार मुंह को वॉश कर लेना, और ठीक पहले बैठ करके, जैसे कई बार पेशेंट जाते हैं तो बैठ करके वेट करते हैं, उनको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वेट करना होता है, तो उस टाइम पे बैठ करके आप डीप ब्रीदिंग कर लें। ये डीप ब्रीदिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डीप ब्रीदिंग करने से जो आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं वो नॉर्मल पेशेंट से बेटर ही रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा जो नौवां प्रिकॉशंस है वो ये है कि जब आपका ईसीपी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो दिन भर में आप ऐसा ड्रिंक ज़रूर लें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स कोकोनट वाटर में बहुत अच्छा होता है। मैं नॉर्मली जो पेशेंट ईसीपी के लिए जाते हैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप कोकोनट वाटर लो। कोकोनट वाटर के अलावा नींबू पानी भी है, उसमें भी बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। ऐश गार्ड का जूस होता है, उसमें भी बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। तो दिन भर में अगर आप 3 से 4 बार, जैसे अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, आप घर पे हैं, तो जिन पेशेंट्स की पंपिंग बहुत कम नहीं है, मैं उन पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उन पेशेंट्स को भी लेना होता है ये ड्रिंक, लेकिन एक आधी बार लेना होता है। लेकिन जो बाकी पेशेंट हैं वो दिन में कम से कम 3 से 4 बार कोकोनट वाटर ले लिया, कभी लेमन वाटर ले लिया, कभी ऐश गार्ड जूस ले लिया। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी को बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जिससे क्या होता है, ईसीजी बहुत अच्छे से डिटेक्ट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं तो हमारा जो ईसीपी डिलीवरी होने वाली है पूरी बॉडी में वो पहले से बेहतर डिलीवर होती है। तो अगर आप ईसीपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि दिन में 3 से 4 बार अगर आप इस तरह का ड्रिंक ले रहे हैं, कोकोनट वाटर ले रहे हैं, नींबू पानी ले रहे हैं, ऐश गार्ड जूस ले रहे हैं, तो क्या होता है, ये बॉडी को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। इसमें हर तरह के मिनरल्स हैं, हर तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपका ईसीजी बेटर होगा, आपको हार्ट को रिलैक्स करेगा, रेस्ट करेगा, किसी तरह का अगर एरिथमिया होने वाला है तो वो नहीं होगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो ये है कि एक बहुत ही अच्छा काउंटर पल्सेशन आपको डिलीवर होगा। इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे 10वें पॉइंट के बारे में। कई सारे ऐसे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट हैं जो कि अगर ईईसीपी ट्रीटमेंट के साथ में यूज़ किए जाते हैं तो उससे जो ईसीपी के रिजल्ट आने वाले हैं ये वो बहुत गजब के रिजल्ट आने वाले हैं। खासतौर से अगर हम बात करें जो पेशेंट होते हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, अगर मैं हार्ट ब्लॉकेज वाले पेशेंट की बात करूं तो उनके लिए तो हो सकता है कि वो डिफरेंशिएट ना कर पाएँ कि मेरे को उससे कोई इंस्टेंट फ़ायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हालांकि उनको भी बहुत अच्छे फ़ायदे होने वाले हैं ओवरऑल, क्योंकि बॉडी में जो नई नसें बनने वाली हैं, जो नई आर्टरीज एक्टिवेट होने वाली हैं वो पहले से बेहतर ही होंगी। लेकिन अगर मैं हार्ट फेलियर की पेशेंट की बात करूँ, खासतौर से जिनकी पंपिंग लगभग 30% से नीचे होती है
और जिनकी पंपिंग कई बार 25, 20 या 15% होती है, उनके लिए तो ये मिरेकल है। इनफैक्ट कई बार अगर ये ट्रीटमेंट साथ में ऐड ना किए जाए तो ईसीपी करना ही पॉसिबल नहीं हो पाता, आप कर ही नहीं सकते ईसीपी, राइट। तो उसमें जो कई सारे ट्रीटमेंट हैं, मैं कुछ ट्रीटमेंट्स को यहाँ पे ब्रीफ करूँगा। एक सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं HCC, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। मतलब खाना खाने के लगभग 15 से 20 मिनट के बाद क्या होता है, पेट के ऊपर एक हमने एक बॉटल में एक मग्गे में गर्म पानी ले लिया, एक मग्गे में ठंडे पानी ले लिया, एक छोटी सी तौलिया लेकर के उसको गर्म पानी में डाल करके निचोड़ करके हम पेट के ऊपर रख देते हैं करीब 3 से 4 मिनट तक। इसके बाद हम दूसरी तौलिया को ठंडे पानी में डाल करके निचोड़ करके पेट के ऊपर रख देते हैं, और ये पूरी प्रोसेस को हम 4 बार रिपीट करते हैं, गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा। इससे क्या होता है, पेट में ग्रेडियंट बन जाता है, क्योंकि जिनकी पंपिंग कम हो जाती है ब्लड फ्लो वैसे ही नहीं हो पाता, तो और पेट हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ करने लगता है ब्लड को खाना खाने के बाद। इससे फ़ायदा ये होता है कि ब्लड का फ्लो बहुत इफेक्टिव होने वाला है, तो जो पाचन हमारा 2 से ढाई घंटे में होने वाला है वो आराम से आधे घंटे के अंदर हो जाता है। तो ये हमारे हार्ट को क्योंकि हार्ट के ऊपर सारा लोड पड़ता है, जब हम खाना खाते हैं तो सारा लोड हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है। तो हार्ट फेलियर पेशेंट्स को अगर ईसीपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अगर ये HCC करते हैं तो पूरा का पूरा हार्ट जो ब्लड की सप्लाई कर रहा है वो क्या होता है, पूरे बॉडी में अवेलेबल हो पाता है, जिससे कि जो ईसीपी के रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। जो दूसरा एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसके अलावा वो है पिंडली मसाज। पिंडली मसाज, क्योंकि पिंडली को वैसे भी हम सेकंड हार्ट कहते हैं, और जो ईसीपी के काफ्स लगाए जाते हैं वो भी हमारे एक तो पिंडली में लगाया जाता है जिसको हम काफ मसल्स कहते हैं, दूसरा थाई मसल्स, तीसरा बटक्स में लगाया जाता है। तो पिंडलियों के दिन में 3 से 4 बार करीब 5-5, 10-10 मिनट तक अच्छे से मालिश करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि पिंडलियों में मालिश करने की वजह से हमारे हार्ट की तरफ एक्स्ट्रा ब्लड आने लगता है, रिवर्ट ब्लड आने लगता है। और मैंने देखा है कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको चुभन सी हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है हल्का सा, चाहे वो एंजाइना वाले पेशेंट हो, ब्लॉकेज वाले पेशेंट हो, या जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हो, उनको अपने आप 1 से 2 दिन में लगेगा कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप प्रॉब्लम खत्म हो गई है। आप अगर पिंडली मसाज करते हैं तो ये सभी तरह के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद चिकित्सा होने जा रही है। इसके अलावा जो अगला ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसको हम कहते हैं कटी स्नान। कटी स्नान को बेसिकली हम स्पाइनल बाथ भी कहते हैं। मतलब करीब 40-42 डिग्री का गर्म पानी जिसमें कि पेशेंट को लिटा दिया जाता है, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो गर्म पानी के अंदर होती है और पेट भी गर्म पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। तो उसके लिए हमें एक बाथ टब की ज़रूरत होती है, और इसमें होता क्या है कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, और ये नेचुरोपैथी की बहुत ही प्रभावशाली चिकित्सा है। बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो बाहर निकल जाते हैं, और किसी को अगर शुगर की समस्या है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत रिलीफ दिखना शुरू होता है, पहले दूसरे दिन के अंदर ही रिलीफ होना शुरू हो जाता है। और अगर ये ट्रीटमेंट के साथ ईसीपी के साथ में अगर हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, पूरी बॉडी का जो वस्कुलर लोड है वो इतना कम हो जाता है कि जो ईसीपी का आफ्टर इफेक्ट होने वाला होता है हमारे बॉडी के ऊपर, वो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, जिससे कि ईसीपी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे सुधर जाते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो कटी स्नान ज़रूर करिए। मैं कहता हूँ आप HCC भले ना कर पाएँ लेकिन कटी स्नान जरूर करिए। मैंने पर्सनली देखा है कि एक बाथ टब अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी कर पा रहे हैं, इनफैक्ट ईसीपी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी ये जो मैंने अभी आपको 2-3 तरह की चिकित्सा बताई है, अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अपने रिजल्ट्स को ईसीपी खत्म होने के बाद भी एकदम कंटिन्यू करके रखते हैं और उसके रिजल्ट्स और अच्छे होते जाते हैं। ऐसा नहीं ट्रीटमेंट खत्म हो गया ईसीपी तो सारे रिजल्ट्स वहाँ पर रुक गए। अगर आप ये कंटिन्यू करते जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स और इंप्रूव होते जाते हैं। आप इसको 2 महीने 3 महीने तक कटी स्नान करिए, HCC करिए, आप पिंडली मसाज इसको अपनी हैबिट में डाल लीजिए। ये करते रहेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। इसके बाद जो अगला और लास्ट नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है जिसको कि मैं प्रेफर करता हूँ पेशेंट्स के लिए कि वो ज़रूर करें, वो है एनीमा। एनीमा जिसको कि हम नॉर्मली त्रिफला का पाउडर लेकर के करीब आधे चम्मच हम पानी में भिगो करके सुबह सुबह अगर हम एनीमा करते हैं तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये मैंने कुछ आपको नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट बताए जो कि अगर ईसीपी ट्रीटमेंट के साथ अगर लिए जाते हैं तो इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इतने गजब के रिजल्ट्स आते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये जाकर के कितना बड़ा इफेक्ट डालेंगे, और एकदम मिरेकल की तरह काम करते हैं ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी ईसीपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हमसे कोई एडवाइस चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ईसीपी एक मेहनत वाला काम है। 2 महीने तक आपको जाना होता है, आपका टाइम लगता है, आपका पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, और ईसीपी ट्रीटमेंट के बाद आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को आप अपने साथ में ऐड कर लें। पर्सनली पेशेंट की प्रॉब्लम के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करके मैं ऐसा एक प्रोग्राम बना के दे देता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को करें, क्योंकि जब आप ईसीपी के लिए इतना टाइम और पैसा लगा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को और साथ में ऐड कर लें। इससे क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो लगभग 3 से 5 गुना तक बेटर आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।